सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। शराब घोटाला केस में फंसे सिसोदिया की अपील पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SVN भट्टी की बेंच ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी ईडी ने 338 करोड़ के लेन देन की बात अस्थायी रूप से साबित की है, इसलिए सिसोदिया को जमानत नहीं दी जा सकती है। लेकिन साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ये ट्रायल 6 से 8 महीने में पूरा हो जाना चाहिए। अगर ट्रायल में देरी होती है या फिर 3 महीने के भीतर सुस्ती रहती है इस जांच की, तो सिसोदिया फिर से जमानत की अर्जी लगा सकते हैं। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार किए गए थे और दिल्ली का ये जो कथित आबकारी घोटाला है, ये 2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा है और इसी में गड़बड़ी के आरोप लगे थे। बाद में दिल्ली सरकार को वापस भी लेना पड़ा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो बीजेपी लगातार हमलावर हो रही है जब से सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से इनकार किया है। वरिष्ठ नेता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया, आज राहत नहीं दी गई है, जमानत नहीं मिली है सिसोदिया को। तो सवाल जो निकलकर सामने आ रहे हैं इस डेवलपमेंट के बाद से, ये सवाल क्या है आज के स्ट्रेट टॉक के आइए दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल बताते हैं कि क्या पूर्व डिप्टी CM सिसोदिया करप्शन के मामले में अब बुरी तरह से फंसते नजर आने लगे हैं। एक सवाल ये भी कि जमानत के लिए 3 महीनों का इंतजार करने को कहा गया है, या फिर ये जो इंतजार है 3 महीनों का, ये आम आदमी पार्टी पर कितना भारी पड़ने वाला है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में चुनाव है, लोकसभा के चुनाव की भी तैयारियों में जुटी हुई है पार्टी। और एक सवाल ये कि क्या 6 महीनों में ट्रायल पूरा होने की संभावना दिखती है, जिस तरह के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आए हैं। सवाल ये भी कि दिल्ली की आप सरकार की कट्टर ईमानदार छवि को कितना नुकसान इससे पहुंचा है, क्योंकि लगातार यही कहा जा रहा है कि पैसे का लेन देन जो है ये नहीं बता पा रही है जांच एजेंसी। लेकिन कहीं ना कहीं ये अब जो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर आया है कि ईडी ने अस्थायी रूप से ही सही लेकिन इसे एस्टैब्लिश किया है। और बीजेपी की भी जो भाषा है आपको घेरने की, दिल्ली सरकार को घेरने की, उसमें यही चीज़ों को बार बार उठाया जा रहा है। हमारे साथ बेहद ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है इस पूरे मामले पर, जो स्थिति है उसको स्पष्ट समझेंगे उनसे, उनकी मदद से। अनिल सिन्हा जुड़ चुके हैं पुणे से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार। और हमारे साथ सुनील शुक्ला भी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं, वरिष्ठ पत्रकार। अनिल सर, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से ये कहकर मनीष सिसोदिया को जमानत देने से इनकार कर दिया है कि अस्थायी रूप से ही सही लेकिन 338 करोड़ के लेन देन की बात जांच एजेंसी स्टैब्लिश कर चुकी है। नहीं, ये बहुत बड़ा झटका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो जजमेंट में उन्होंने कहा है बेल देने रिजेक्ट करते हुए, उसमें उन्होंने कहा है कि अस्थायी रूप से, मतलब टेंटेटिवली इसको साबित करने में सफल हुई है जो ये है एजेंसी। ये बहुत बड़ा है। और इसके बाद तो मैं आपको ये कहूँगा कि ऐसा समझना गलत होगा कि 3 महीने तक के लिए बेल नहीं मिलेगा, बल्कि अब इस फैसले के बाद उनको बेल नहीं मिलेगा। तो जब तक जांच पूरी नहीं होगी, जब तक ये कहे नहीं एजेंसी की हमारी जांच पूरी हुई है, तब तक उनको बेल नहीं मिलने वाला है। इसीलिए उनको 2024 के इलेक्शंस में मतलब सिसोदिया जेल से बाहर नहीं होंगे, इसका निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। जो वर्डिक्ट है उसके हिसाब से मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये बात आपने सही कहा, ये जो नैरेटिव है करप्शन की, वो नैरेटिव अब उनकी डिफीट हो जाएगी अब पूरी तरह से। और अब दिक्कत ये आ गई कि अगर 338 करोड़ का ये मामला में मनी ट्रेल की बात कर रही है एजेंसी, मतलब अगर कर रहा है, तो संजय सिंह की भी स्थिति अब खराब होने वाली है, क्योंकि वो उनको भी शराब घोटाले में भी पकड़ा गया है। तो इसमें सिर्फ सिसोदिया नहीं बल्कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पूरी तरह फंस चुकी है। अब है क्या कि मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं जिसके और लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये है कि एक आप कोई भी, हम लोग पहले भी जब पत्रकारिता से पहले जब आंदोलन में थे, तो हम लोग मानते थे कि एक मुद्दे पर अगर आप राजनीति करते हैं तो आप नहीं चल सकते। तो एक मुद्दे का संगठन, एक मुद्दे की राजनीति वो चलती नहीं, एक विचारधारा की जरूरत होती है। केजरीवाल ने क्या किया कि उन्होंने रिड्यूस किया इंडियन पॉलिटिक्स को एक एंटी करप्शन मूवमेंट और गवर्नेंस,
ये मतलब ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला था कि हम एक करप्शन फ्री गवर्नमेंट देंगे। ये कोई आइडियोलॉजी नहीं है, ये एक तरह का प्रोग्राम है। ये इस प्रोग्राम पर चले, अब उसका बेसिस जो है वही अब इससे ध्वस्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट पर भी कमेंट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, ये हो सकता है, मतलब हम नहीं जानते, अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये क्या कहते हैं, ये मनी ट्रेल साबित करने में एजेंसी सफल हुई है, तो हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, हम बोल नहीं सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि ईडी को ये मनी ट्रेल सिर्फ विपक्षी नेताओं का मनी ट्रेल क्यों मिलता है, और इसमें उनको ये जो 20,000 करोड़ का मान लिया जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, या जो फाइनेंशियल टाइम्स में आया है, दुनिया के प्रतिष्ठित अखबार में आया है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, उसमें मनी ट्रेल या उसमें ईडी क्यों नहीं, उनको अनुपस्थित क्यों नहीं नजर आता है। तो ये मैंने मतलब ये हो सकता है कि तथ्यों के आधार पर ये सही हो सकता है ये भी कि केजरीवाल सरकार ने घोटाला किया हो, इसमें हम नहीं कर सकते कुछ, हम उसकी तरफ से कोई ये नहीं गवाही नहीं दे सकते कि वो जो है सच्ची सरकार है और उसने ऐसा नहीं किया होगा, बहुत ईमानदार आदमी है, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन ये सवाल तो उठेगा ही ना कि संजय सिंह के यहाँ, मनीष सिसोदिया के यहाँ, या अभी गहलोत के बेटे के यहाँ, या वहाँ के पीसीसी अध्यक्ष के यहाँ ईडी का रास्ता मतलब एक ही गली में क्यों जा रहा है, विपक्ष की गली में, वो क्यों नहीं उसको दूसरे रास्ते नजर आते हैं। इसका मतलब एजेंसी बायस्ड है, और ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और 338 करोड़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। जिस तरह से अडानी पर जिस तरह के आरोप हैं, वो देशद्रोह का आरोप है कि एक चाहे चीनी नागरिक के सहयोग से उनकी कंपनी में मतलब उसकी भागीदारी रही है, और वो उसका ये भी संबंध हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कम पैसे और बहुत कम रिसोर्स वाले आदमी परवीर पुरकायस्थ को आप न्यूज क्लिक में पकड़ लेते हैं, ये कह करके, जबकि है नहीं, मतलब वो संबंध बहुत रिमोट है, वहां तो बकायदा उनका कंपनी में वो आदमी भागीदार था। तो ये जो द्वैत है, ये सुप्रीम कोर्ट में नजर नहीं आता है। और जब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की, तो जरूर सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल किया जाना चाहिए कि वो उसको क्यों नहीं नजर आता। तो कितना बड़ा झटका सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी, केजरीवाल सरकार, और क्योंकि पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो जब पार्टी को बड़ा झटका लगेगा, उसकी छवि पर नुकसान, एक बड़ा दाग लगेगा, तो कितनी बड़ी बात, चिंता जो है करनी चाहिए केजरीवाल को। हमारे साथ सुनील शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि 338 करोड़, बेशक वो अडानी के जो घोटाले, कथित घोटाले हैं, उससे अमाउंट बहुत कम है, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया को मुझे लगता है कि उनकी जो छवि है, अब तक इतना नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके बाद से अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा उनकी छवि को, और साथ ही साथ दिल्ली की केजरीवाल सरकार को। सुनील सर। धन्यवाद नेहा जी। ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से ये उनको जमानत न मिलने, जमानत न दिए जाने के जो कारण बताए न्यायालय ने, उससे आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर या खास तौर से मनीष सिसोदिया के ऊपर इसका असर पड़ेगा। लेकिन यह अंतिम सत्य नहीं के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा है कि यह बात ईडी ने उनके सामने रखी है, और ये भी कहा है कि 6 महीने के अंदर इसकी आप जांच पूरी कर लीजिए, और अगर ये मनीष सिसोदिया को लगता है कि जांच की प्रक्रिया ठीक से नहीं चले, तो दोबारा जमानत के लिए वो आ सकते हैं। जो बातें कही जा, न्यायालय का ये मामला है, न्यायालय के सामने एविडेंस है, उस मामले को लेकर के जो तथ्य रखे गए हैं उस पर तो कोई चर्चा हुई नहीं है, न उन्होंने कोई काउंटर किया है। काउंटर जो तथ्य रखे गए थे, उन तथ्यों को लेकर के उन्होंने बहस की कि इतना फरवरी से वो जेल में है, उनको जमानत मिलनी चाहिए। और न्यायालय के दौरान, न्यायालय ने अपने सुनवाई के दौरान तमाम सवाल किए थे, फिर अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। सुरक्षित करने के बाद आज उन्होंने आदेश सुना दिया। जमानत न मिलना अदालत, देश के सबसे बड़ी अदालत से, यह निश्चित रूप से एक इसका असर आम आदमी पार्टी की राजनीति के ऊपर, मनीष सिसोदिया ऊपर या संजय सिंह के ऊपर ही पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन ये पूरी जांच प्रक्रिया सही सलामत और सही दिशा में चल रही है। आखिर केसीआर साहब की पुत्री भी तो इसी मामले में आरोपी हैं। कविता जी, क्या हो रहा उस मामले में जी? क्या
अगर अगर वो आरोपी हैं तो मैं उनकी बात तो सामने आनी चाहिए, उनकी तो गिरफ्तारी आपने नहीं की। या जो न्यायालय का काम एक अलग है, न्यायालय के सामने जो तथ्य रखे जाएंगे उन तथ्यों के आधार पर न्यायालय टिप्पणी करेगा। न्यायालय के पास अपनी तरफ से कोई नए तथ्य एकत्रित करने के साधन नहीं होते। प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दो तथ्य जो उनके सामने रखते हैं, उन तथ्यों के आधार पर अपनी बात करते हैं वो जी। अब जो न्यायालय ने उस पैसे के लेन देन के बारे में न्यायालय के सामने पक्ष रखा, उस मामले में डिफेंस का भी कोई जवाब नहीं है और उस आधार पर न्यायालय ने उनकी जमानत को रद्द कर दिया। जी। यह प्रक्रिया ही इस तरह की हो गई है। सवाल इस बात की है ना कि जैसे अब जब आप ये यूएपीए में जब गिरफ्तारी होती है तो आरोपी को सिद्ध करना होता है कि हम पाक साफ है, आरोप लगाने वाले को सिद्ध नहीं करना होता। जिसके ऊपर ये मनीष सिसोदिया के ऊपर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि मैं पाक साफ, तो समय लगता है उसमें। पूरी की पूरी प्रक्रिया ऐसी है कि इस प्रक्रिया में ही दंडित होता चला जाता है। ये तो न्यायालय ने कम से कम उनको सुन लिया, सुन क्यों रहा था उन्हें। या सही है कि आम आदमी पार्टी की जो की छवि है उससे इस छवि प्रभावित होती है, लेकिन इस कारण नहीं आम आदमी की बुरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। जैसे अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर उनकी कार्रवाई, उनकी सोच जी, जहांगीरपुरी में जब हो रहा था उनकी चुप्पी, ये जो नागरिकता कानून को लेकर के दिल्ली में जो प्रदर्शन हो रहे थे, हड़ताल हो रहे थे, उनके में उनका वक्तव्य, गुजरात के चुनाव के दौरान लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भारतीय मुद्रा लगाने के बारे में अरविंद केजरीवाल का बयान जी, ये तमाम मुद्दे ऐसे इसके कारण से आम आदमी की सेहत प्रभावित हुई और वो लगातार प्रभावित होती चली जा रही है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन इस पूरे के पूरे मामले से कोई गंभीर भ्रष्टाचार का मामला केंद्रीय एजेंसियां उसको तार तार कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि पैसे का लेन देन, मनी ट्रांजैक्शन, हवाला, सेल कंपनियों से पैसा लेना, लाभ कमाने के लिए एक दूसरे की कंपनियों को प्रभावित करना, उनको लाभ देने की कोशिश करना, ये अलग तमाम ऐसे कारण है जिसका पर्दाफाश केंद्रीय एजेंसियां करती हुई नहीं पाई जा रही है जी। ये सही है कि अगर केवल आप मनीष सिसोदिया की बात करेंगे तो तमाम मुद्दों की बात होनी चाहिए। सवाल यह है कि अगर अडानी के मामले में सेल कंपनियों के माध्यम से निवेश करने का आरोप लगा, उसकी जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जांच की जा रही है, सेबी को कहा गया जांच करने के लिए, उसका क्या नतीजा है, किस स्टेज पर? एक निर्णय से एक व्यक्ति विशेष या एक पार्टी विशेष की छवि के ऊपर असर पड़ सकता है जी, लेकिन इससे यह बात नहीं हो जाती है कि भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगा हुआ है। आखिर क्या कारण है कि 95% मामले केवल विरोधी विपक्षी दलों के पास ही है। अगर आप ऐसे उदाहरण के लिए आप मानिए कि आपने पेपर लीक मामले को लेकर के राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष क्या छापा आपने डाल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन क्या पेपर लीक केवल राजस्थान में हुआ है? गुजरात में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ है जी। सवाल नहीं है, सवाल यह है कि जब ये बीजेपी की सरकार कर्नाटक में थी तो क्या उसमें पेपर लीक नहीं हुए थे? किन मामलों में आपने लोगों के छापे डाले या आपने जांच की कार्रवाई शुरू की? तो यह सही है कि इस परिणाम से इस जमानत याचिका के खारिज किए जाने से यह बात साबित नहीं हो जाती है कि मनीष सिसोदिया पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन यह निश्चित है कि जो एक धारणा बनाई जा रही थी वो उस धारणा पर असर पड़ेगा। लेकिन यह भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा नहीं कर सकती है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रही है या भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वो तत्पर है जी। अगर शुभेंदु अधिकारी से साहब विपक्ष के नेता बनाए जा सकते हैं जिनके खिलाफ आपने जांच शुरू की थी, अगर हेमंत बिस्वा शर्मा साहब आप मुख्यमंत्री बना सकते हैं जिनके भ्रष्टाचार की बात आपने की थी, अगर उत्तर पूर्व के किसी राज्य में जाकर के आपने कहा कि वह देश के भ्रष्टतम सरकारों में से एक है, फिर चुनाव के बाद उसमें सरकार में आप शामिल हो जाते हैं, तो आप इस आरोप से नहीं बच सकते हैं कि भ्रष्टाचारियों को आपने संरक्षण दिया या भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को के ऊपर आपने दबाव बनाया। यह कार्रवाई केवल उनके खिलाफ हो रही है जो आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं, आपके खेमे में आने के लिए तैयार नहीं है, आपके आलोचक बने हुए हैं। पहले जिस सवाल को दर्शकों के सामने भी उठाया था वो ये कि कई मामलों में हमने देखा है कि अदालतों
का ऑब्जर्वेशन कुछ और होता है और फैसला कुछ और आ जाता है। क्या आप कहेंगे कि इस मामले में भी, सिसोदिया के मामले में भी, पिछली बार जो अदालत में जिस तरह से सुनवाई हुई उस पर जो टिप्पणी सामने निकल कर आई थी, तो ऐसा लग रहा था कि सिसोदिया का जो केस है वो जांच एजेंसी की तरफ से काफ़ी कमज़ोर दिख रहा है, हो सकता है कि उनको राहत मिल जाए, लेकिन जब फैसला आता है तो वो चौंकाता है। आप क्या कहेंगे सर? नहीं, ये एक केस में थोड़ा ही हुआ है, बहुत सारे केसेस में हुआ और बहुत सीरियस केसेस में हुआ है। चुनाव आयोग के मामले में भी, सब मामले में इस तरह से लग रहा था जैसे क्या कि वो सवाल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट इस तरह से, जिससे लग रहा था कि फैसला जो है खिलाफ में जाएगा सरकार के। मतलब एक दो फैसलों को अगर छोड़ दें पिछले दिनों, जिसमें कि सरकार ने उन्होंने जो बहस में जो बात में मुद्दे उठाए या जिस तरह के सवाल किए, वो उसके अनुरूप आया फैसला। एक तो राहुल गांधी का केस जो है इसके मामले में, उस मामले में जो नतीजा आया वो भी अनुकूल रहा। एक साफ साफ दिख रहा था कि एक विक्टिमाइजेशन का केस है और उसको उन्होंने किया। और मतलब ऐसे एक या दो उदाहरण के अलावा हमको नजर नहीं आता जिसमें, जैसे संजय मिश्रा के मामले में भी, संजय मिश्रा के मामले में कोर्ट ने बहुत हाई स्टैंड लिया। हालांकि जिस मुद्दे पर उनको कहा वो अलग ही टेक्निकल मुद्दा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके विपरीत उनको एक्सटेंशन मिला। इसके लिए किया, इसके लिए नहीं कि सरकार इस तरह से एक्सटेंशन क्यों कर रही है, मतलब नजीर बन सके कि ऐसा ना कर सके, ऐसा नहीं कुछ किया। लेकिन बाद में उसको एक्सटेंशन का जो तर्क उन्होंने दिया वो उन्होंने मान लिया। मैं नहीं मानता। देखिए क्या है, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी में, जो कि कई बार ये खुद ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बोलते रहे हैं कि डेमोक्रेसी में क्या रोल है, और सुप्रीम कोर्ट का ये भी बोलते रहे हैं कि संविधान जो हमको अधिकार जिस तरह से दिया है उसके लिए हमारा क्या दायित्व है। लेकिन वो दायित्व कहाँ है? आप आइलैंड में तो नहीं रहते ना। आपको पता है कि दिल्ली में प्रवर्तन निर्देशालय का जो ये है, क्या कहते हैं, महकमा है, वो उसको मनीष सिसोदिया का घर का पता मिलता है, लेकिन अडानी के घर का पता नहीं मिलता है। आपको पता है कि सीबीआई को तुरंत पता चल जाता है कि ये क्या कहते हैं, विपक्ष का नेता कहाँ है, उसका एमएलए, वो बहुत से मामूली किरदार जो है उनका, तो बहुत मामूली ये विपक्ष का, उसका घर का भी पता है, लेकिन इन लोगों को उसका पता नहीं चलता। ये क्या सुप्रीम कोर्ट के नजर में नहीं आता? वो क्या आइलैंड में थोड़े ही रहते हैं? दूसरा है क्या कि आप जुडिशियरी से जाते हैं ना, आप वकील रहते हैं, 50 मुकदमा आप देख चुके होते हैं, आपको पता है सब कुछ, उसके बाद कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायित्व में फेल कर रहा है, कम से कम ईडी के मामले में। ईडी के मामले में अभी तक उसने ये भी नहीं, जो उसका चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग के केस के बारे में जो डिबेट है, उसमें जो अधिकार है उसके बारे में, उसका भी उसने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक। जबकि ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है कि आपको साबित करना है क्या आरोप है। ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। वर्ल्ड ओवर में कहीं रूल ऑफ लॉ में ऐसा नहीं होता है, जो एजेंसी है उसको साबित करना है, ऐसा थोड़ा ही है कि आपको निर्दोष साबित करना है। लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है, इसमें और भी ऐसे ही है, बिना कहे हुए आप किसी को, मतलब बताए हुए आप गिरफ्तार कर सकते हैं। उस मामले में भी ढुलमुल कुछ फैसला थोड़ा बहुत अभी पिछले दिनों आया, लेकिन वो दूसरे केस के संदर्भ में, लेकिन उसमें मैं सुप्रीम कोर्ट का रवैया ढीला है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जब गिरफ्तार करते हैं तो आपको गिरफ्तार करने वाले को उसका लिखित में देना है। तो ये कोर्ट जो है, इंडियन जुडिशरी, ये बता नहीं रहा है उनको निर्देश, साफ साफ निर्देश क्यों नहीं दे रहा है कि जो आदमी को आप गिरफ्तार करने जा रहे हैं और गिरफ्तार आपने किया है, उसको आप बताइए कि लिखित में कि आपके खिलाफ क्या आरोप है। लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है उसके में इस तरह का ड्रेकोनियन जो है प्रावधान है। अगर कोई प्रावधान या कोई प्रोसीड्यूर ये अगर खिलाफ है लोकतंत्र के, उसको तुरंत उसको खत्म करने, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये, जिसको कि प्रोटेक्ट करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में नहीं, अभी आप देख लीजिए, जैसे कि अभी शिवसेना का केस है, ये डिफेक्शन का मामला, एंटी डिफेक्शन महाराष्ट्र में, बताइए सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजाइड, मैं तो मतलब आरोप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कितना बोलना चाहिए मुझको मालूम नहीं, मतलब एक सीमा तक ही बोलेंगे, लेकिन वो अपने आंख के सामने उन्होंने डिफेक्शन को फलीभूत होते देखा जी। उनके पास तुरंत गए थे लोग यहाँ से कि इसको रोकिए, लेकिन नहीं किया। उसका सरकार बैठ गई है। सरकार को
बोल रही है कि एक नाथ शिंदे की सरकार जो है वो ये है, क्या कहते हैं, इलीगल गवर्नमेंट है, जी। और उसके बाद भी उसको बनाए रख रहे हैं। अरे ये क्या है, इलीगल गवर्नमेंट है, तुरंत उसको सैक करो। ये आपका सुप्रीम कोर्ट कब से करने लगा कि भाई पहले आपने नहीं किया तो अब बाद में नहीं, अगर इलीगल है तो तुरंत उसको स्क्रैप करो। उसके बाद बैठा हुआ है वहां का विधानसभा अध्यक्ष, और वो कोई फैसला नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप देख रहा है। अभी फिर उसको टाइम दिया, अभी वो नाटक जो है चालू है यहाँ सुनवाई का। जबकि मालूम है कि कभी भी वो जो है क्या कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष नहीं दे सकते हैं बीजेपी के खिलाफ फैसला। तो आप ऐसी स्थितियां देख रहे हैं, अशुभ ये रवैया देख रहे हैं। अभी बताइए 10 साल का केस है पेपर लीक का, जो कहा उन्होंने, पेपर लीक के मामले में 10 साल पुराना केस है। वैभव गहलोत के खिलाफ भी 10 साल पुराना केस है। अब कहाँ जा रहे हैं? मैं एक दूसरी जो बात अलग से है वो कहना जरूरी है, वो ये बताना चाहता हूं कि 2024 तक मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों जेल में रहेंगे, और उसको बार्गेन करेगी बीजेपी इनको क्या कहते हैं केजरीवाल को, कि केजरीवाल को ना पकड़ ले। और केजरीवाल उससे बचने के लिए वो मध्य प्रदेश और ये सारे जगह में ये करेंगे। जी। सुनील सर से समझना चाहूंगी कि जो यहाँ पर भविष्यवाणी अनिल सर ने कही है जिसकी संभावना उनको दिखती है, सुनील सर, फरवरी से लेके और अब जो झटका लगा है मनीष सिसोदिया को अगले 3 महीनों के लिए, तो ये एक लंबा वक्त चला गया कि जो माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री दिल्ली के रहे, उनको एक ऐसे आरोप में जेल के भीतर रखा गया है और अभी भी वो जमानत के जो है उनकी खारिज कर दी गई है। लेकिन अगर जहाँ तक मेरी कानूनी समझ है, अगर इतने लंबे वक्त तक ट्रायल ही चल रहा है और उस ट्रायल पर ही सवाल उठ रहे हैं कि ये सुस्त है, ये धीमी है, या फिर आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, भी सबूत नहीं पेश कर पा रहे, खुद जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसमें भी ये माना जाता है, तो फिर हम क्या समझे इससे कि मनीष सिसोदिया ही नहीं, पूरी की पूरी पार्टी को, और जो अनिल सर कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि बार्गेन करने की कोशिश की जाएगी। आप केजरीवाल और उनकी टीम को कितनी बड़ी मुश्किल में या फिर कितना कॉम्प्रोमाइज करते हुए आप देख पा रहे हैं केजरीवाल को? सुनील सर, मैं आपका वो सुन नहीं पाया, फिर से बता दीजिए। सुनील सर, मैं कह रही हूँ कि अनिल सर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है कि ये जनवरी तक जिस तरह से जेल में 2024 तक उन्होंने कहा है कि जेल में रहेंगे सिसोदिया और संजय सिंह, ताकि जो केजरीवाल है उन पर एक प्रेशर बनाया जाए, एक प्रेशर पॉलिटिक्स की जा सके, बार्गेनिंग की जा सके, क्योंकि केजरीवाल जो है वो ऑपोजिशन खेमे में चले गए, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो गए हैं। तो आपको लगता है कि किस स्थिति तक जाकर केजरीवाल जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर पाएंगे, या फिर कुछ जो बंद दरवाजे या फिर बैकडोर जो कुछ लेन देन हो सकता है या फिर समझौता हो सकता है, किस स्तर तक आप इसका आकलन कर पा रहे हैं? नहीं, मैं तो अरविंद केजरीवाल को इंडिया दल समूह का विश्वसनीय सहयोगी नहीं मानता। मैं ये मानता हूं कि वो पूरी तरह से बीजेपी के सहयोगी पार्टी के रूप में उनका काम धाम है। उनकी जो राजनीति है वह किसी भी तरह से बीजेपी को ही ना पहुंचाती है। चाहे अभी आप पहले के भी चुनाव देख लीजिए, चाहे इंडिया दल समूह बनने के बाद, गठित होने के बाद, आज राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी आप उनकी गतिविधियां देख लीजिए। आप वो भी देख लीजिए कि जब जब कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर हमले किए हैं, जो जो मुद्दे उठाए, उन मुद्दों से अलग एक नई तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी ने करनी शुरू की है। हमेशा से जब कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, तो आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के मुद्दा बनाने लगे। मतलब एक स्वर से, एक साथ, एक बिंदु पर बोलने का रवैया कभी अख्तियार नहीं किया इन्होंने जी। ये तथ्य है कि आम आदमी जो इंडिया दल समूह है विधानसभा चुनावों के लिए नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर आप विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो आपको ये तो समझना चाहिए कि हम क्या करने से हमारा दल या हमारा दल समूह मजबूत होगा। अगर आप राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, मध्य प्रदेश में कौन सी आपकी ताकत है? हमको तो अपनी ताकत का अंदाजा है ना। और क्या यह मौका है कि आप अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ावें या समूह की ताकत को बढ़ावें? तो मेरी अपनी समझ यही है कि आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को ही मदद करती है जी।
और वह किसी भी ये दिखाई पड़ता है सब, वो करे कि आज इंडिया 10 में चले गए। सर मैं ये समझना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही शुरुआत में कह दिया था कि कोई भी जो पार्टी है जब विचारधारा पर नहीं चलती है तो उसके लिए आगे चलकर जो है काफ़ी बड़ी चुनौतियाँ खड़ी हो जाती हैं, और मौजूदा वक्त में आपके सामने भी ऐसी चुनौती है। चुनाव का वक्त और इस बड़ी चुनौती से आपको क्या लगता है कि किस तरह की राजनीति का परिचय या फिर जो उदाहरण पेश करेंगे, नज़ीर पेश करेंगे अरविंद केजरीवाल, जैसा कि सुनील सर ने बताया है कि वो शुरुआत से ही बीजेपी की मदद कर रहे हैं और उनका एक पांव कभी इंडिया गठबंधन के साथ दिखता है तो दूसरा जो मुद्दे हैं या फिर जिस तरह की बयानबाजी है इंडिया गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ दिखता है। अनिल सर, क्या आप किस तरह का व्यवहार, बर्ताव या फिर आचरण खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से देख पा रहे हैं, उनसे अपेक्षा कर पा रहे हैं? देखिए सुनील जी ने एकदम सही कहा कि वो बीजेपी की मदद करते रहे, और ये एक नहीं है। और जो उन्होंने जिस तरह से बीजेपी ही नहीं, बीजेपी की जो विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा, उसको एक तरह से समझिए क्या कि उसको पोषण देना जिसको कहेंगे, नरिश करना जिसको अंग्रेजी में आप कहेंगी, वो करते रहे। क्योंकि जैसे तबलीग को उन्होंने बनाया था कि कोरोना का सुपर स्प्रेडर के तौर में प्रोजेक्ट किया था, दिल्ली के दंगों में जिस तरह से उन्होंने भूमिका निभाई, जिस तरह उन्होंने सीएए के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था उसमें जो उसकी आम आदमी पार्टी और उनकी भूमिका थी, दिल्ली में सरकार थी लेकिन कहीं दिखती नहीं थी कि सरकार है दंगों के समय में। तो वो कौन सी पार्टी है, जबकि सबसे ऑर्गेनाइज्ड पार्टी है दिल्ली में। अगर कोई पार्टी जिसका प्रेजेंस है लोकल लेवल तक नीचे तक, वो है आम आदमी पार्टी, लेकिन उसका कोई आपको कहीं पार्टिसिपेशन नहीं देखेंगे। तो उन्होंने जो आरएसएस और बीजेपी की जो हिंदुत्व की लाइन है उसको सबस्टेंशिएट किया, उसको मदद की विचारधारा के तौर पर भी, और सरकार के खिलाफ कोई ऐसा आंदोलन नहीं है। अब जब उनके जान पे आ गई है तो उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई नहीं किया। उसके अलावा गोवा का चुनाव देखिए, उत्तराखंड का चुनाव देखिए, और गुजरात का चुनाव देखिए। उत्तराखंड, गोवा में तो सरकार उन्होंने नहीं बनने दी, मतलब सरकार इनको सत्ता में नहीं आने दिया, टीएमसी और दोनों मिल करके। और अगर ये दोनों, अगर ये इसका लंगड़ा जिसको लेम एक्सक्यूज कहते हैं कि कहे कि अपना पार्टी विस्तार करना चाहती है, तो वो कोई मतलब नहीं है। उन्होंने दिखाई दे रहा था कि टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने गोवा में इस कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दी, और बाकी जगह उत्तराखंड और गुजरात में उसको बुरी स्थिति में पहुंचाया। तो ये काम वो लगातार करते रहे, लेकिन और हनुमान चालीसा वगैरह जो उनका नजदीकीपन दिखता है आरएसएस की विचारधारा से, वो भी साफ है। लेकिन इसके बाद मैं आपको एक चीज कहूंगा कि उसके बाद भी उन पर क्यों हाथ डाला, इसमें मुझको देखिए, मैं कोई मतलब मुझको ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में हम लोगों को नहीं रखना चाहिए जबकि हमको उसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया दोनों को सेक्रीफाइस कर दिया केजरीवाल ने, मतलब उसको समझिए कि उनको जाने दिया जी, और अपने बच गए। क्योंकि दिल्ली दुनिया जानती है, ईडी हो सीडीबीआई कोई भी, सबको पता है कि केजरीवाल सरकार चलाते हैं, बाकी सब दस्तखत करता है, सलाह मशविरा कोई भी दे दे। और हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से उनके मंत्रियों के कामकाज के तरीके को, कोई डिसीजन कोई नहीं ले सकता। जिस तरह का मोदी सरकार चला रहे हैं जिस तरह की, उसी तरह की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार चला रहे हैं केजरीवाल। तो इसलिए इसमें कोई चांस नहीं है कि वो नहीं करे, लेकिन उस पर हाथ नहीं पहुंचा है। लेकिन उधर इशारा करते हैं। लेकिन उनको ये जरूर मुझको लग रहा है कि जिस हद तक उस पर बीजेपी मतलब ये कर रही है, आक्रमण कर रही है कि उन तक हाथ पहुंचा रही है, तो हो सकता है कि अगर ये सच में उनको ब्लैकमेलिंग की हद तक ले गई है तो उसके रिएक्शन में वो चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ ज्यादा जुड़ते हुए दिखे, जो थोड़ा बहुत दिखे भी है। लेकिन अब आगे डिपेंड करेगा, अगर वो मध्य प्रदेश और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में चुनाव अगर ताकत से लड़ते हैं तो समझ लीजिए उनके बीच में एक तरह का समझौता है और ये इंडिया गठबंधन के खिलाफ है। जी, देखेंगे कि किस तरह से ताकत से लड़ते हैं या जोश दिखाते हैं केजरीवाल। सुनील सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बहुत बार हमने देखा कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, और जब दिल्ली अध्यादेश की बात हुई थी उस समय भी काफ़ी आक्रामक दिखे हैं, और पूरे इंडिया गठबंधन के घटक दलों का उनको समर्थन भी मिला है, लेकिन साथ ही साथ वो अपनी पॉलिटिक्स भी करते रहे हैं, बुरी तरह से घिर चुके हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नज़रों में भी वो अविश्वसनीय
अविश्वसनीय हो गए। यहाँ पर बीजेपी भी जो है मददगार नहीं हो पा रही क्योंकि सीधे सीधे प्रधानमंत्री पर हमलावर रहे। तो राजनीति समझ पाने में या राजनीति में और ज्यादा मैच्योर दिख पाने में असफल हो गए अरविंद केजरीवाल। नहीं, राजनीति तो उनको खुद समझ में आती है। वो भी 24 घंटे के पॉलिटिशियन है। वो क्या कर रहे हैं सब उनको पता है जी। उनको ये पता है कि जब आप अगर आप ये बयान देते हैं कि भारतीय मुद्रा पर लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा छाप दी जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी, तो अनजाने में थोड़े करते हैं आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति करते हैं। आप ये चाहते हैं कि हम बहुसंख्यकों के बीच में हमारी एक धारणा बन जाए कि उनके पक्षधर हैं। आप फिर सिद्धांतों, मूल्यों, जन सरोकारों की राजनीति नहीं कर रहे होते हैं जी। और यह अनायास नहीं होता या गैर जानकारी में नहीं होता, यह इंटेंशनली होता है और आप जब करना चाहते हैं तभी करते हैं। तो यह अगर धारणा निकालेंगे कि भूल हुई तो यह आप भूल कर रही हैं उनको समझने में। वो सब उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको पता है कि क्यों लड़ रहे हैं जी। उनको ये पता है कि अगर कांग्रेस मजबूत हो जाएगी तो इंडिया दल समूह में क्या स्थिति बनेगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस के ही वोट से उनको ताकत मिली है, कांग्रेस को ही उन्होंने रिप्लेस किया है। अब वो स्थिति खत्म होती जा रही है, कांग्रेस अपने खोई हुई जमीन को फिर वापस लेने का प्रयास कर रही है जी। तो आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? ये स्थिति है। और इसीलिए अगर आप मूल्यों की, जन सरोकारों की, जन विश्वास की, जनता से जुड़े हुए मुद्दों की जब आप राजनीति करते हैं तो फिर आप अपने दलगत और व्यक्तिगत हित को त्यागने के लिए तैयार होते हैं। अब बात करेंगे कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और चुनाव लड़ने चले जाएंगे वहां जहां भी कोई ताकत ही नहीं है और उस दल को कमजोर करेंगे जो आपके साथ इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रही है। तो ये ऐसा थोड़ा है कि आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चुना गया विपक्ष आम आदमी पार्टी है, उसने अपना विपक्ष चुन रखा है जी। और लोगों को यह बताने की कोशिश करती है कि विपक्ष की भूमिका आम आदमी पार्टी कर रही है। भाई आप जो सरकार, कांग्रेस के लोग इतने लंबे समय तक सत्ता में रहे, उसमें कितने लोगों को आपने जेल भेज दिया जी। सुनील सर, प्रधानमंत्री के प्रति जो टिप्पणियां आती रही हैं अरविंद केजरीवाल की, उसे कैसे देखते हैं? क्या उसका भी ये नतीजा हो सकता है? 2024 अब बहुत करीब आ चुका है, तो वो जितनी भी आवाजें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश? ये मुझको आपने पूछा जी। सुनील सर से पूछ जी। अनिल सर आप भी बता सकते जी। नहीं, अगर सुनील जी कहें तो उनको ही कहिए, बोले एक लाइन में आप दोनों से निवेदन है कि कह दीजिए जी। अनिल सर। हाँ, ये देखिए क्या है कि 2024 तक जो उन्होंने कहा कि चुना हुआ विपक्ष है और दूसरा कि जो मतलब इंडिया गठबंधन में है नहीं, उसको मतलब उसके लिए काम करता हुआ नहीं दिखाई देने वाली पार्टियां हैं, उसमें सिर्फ आम आदमी पार्टी नहीं है। मेरी नजर में टीएमसी भी है, मायावती तो खुलेआम है और आम आदमी पार्टी है, और थोड़ा सा प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आप इसको भी रख सकती है, समाजवादी पार्टी, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी दबाव में काम कर रही है। ऐसा चुनाव हुआ विपक्ष नहीं है वो, लेकिन दबाव में काम करती है और उसको भी ईडी वगैरह का प्रॉब्लम है और मतलब कि कुछ भी दिक्कत है उनके पूरे परिवार को, तो वो भी दबाव में काम करेंगे। 2024 में ये लोग सस्पेक्ट रहेंगे और केसीआर वगैरह तो जाहिर ही हो गए हैं कि वो बीजेपी की मदद करेंगे जी। सुनील सर आपसे समझना चाहूंगी कि सीधे सीधे महुआ मोइत्रा भी कह रही हैं, क्योंकि वो सीधे पीएमओ और अडानी से जुड़ी हुई बातें सीधे सीधे कह रही है, पीएमओ की तरफ से बंदूक सर पे रखकर हलफनामा लिया गया। अगर इस तरह की बातें कह रही तो एक विपक्ष के जो नेता इस तरह के भी आरोप लगा रहे हैं, आप कितना जायज ठहराते हैं इन सब आरोपों को, या फिर किस तरह से देखते हैं इस राजनीति को? संक्षेप में एक लाइन में जी। सुनील सर, जो लगता है मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, तो चलिए समय भी समाप्त हो गया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के दोनों ही अतिथियों का। सुनील सर आपका भी बहुत बहुत आभार और अनिल सर आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने वक्त निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध करती हूँ कि आपका इस पूरे प्रकरण पर मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिली है, लगातार 3 अदालतों ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अस्थायी रूप से जो 338 करोड़ रुपए के लेन देन को
को जांच एजेंसी स्थापित कर चुकी है। तो इसका कितना बड़ा नुकसान आम आदमी पार्टी को, केजरीवाल को, और सबसे बड़ी बात कि जो कट्टर ईमानदार सरकार की छवि की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो चाहे वो पंजाब की सरकार हो, इस छवि को कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि चुनाव का माहौल है। आप info@justbroadcasting.com पर हमें ईमेल ज़रूर भेजें और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपके ईमेल का इंतज़ार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। धन्यवाद।